कि जिस तरह से आज सुनवाई हुई उसमें आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा कानूनी बैकग्राउंड ईडी नहीं समझ पाई और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को, जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, उसको ये कहना पड़ गया कि आपने इस पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जिस तरह से चार्जशीट दाखिल की गई थी ये पूरी प्रक्रिया है ही नहीं। आखिर कानूनी दांवपेच इसमें क्या है? क्या आगे चल के अगर एफआईआर दर्ज की जाती है, जिस तरह से अब जो आर्थिक अपराध शाखा है, हालांकि उसने इसकी पहल तो कर दी है, क्या वास्तव में इसमें एक मूलभूत उस बेसिक पॉइंट को छोड़ दिया गया था जो कि नहीं होना चाहिए था? देखिए, मुझे लगता है कि ये आनन फानन में काम किया गया था, जिसके वजह से चूक हो गई है। क्योंकि बिना एफआईआर किए इस मामले में आगे प्रोसीड नहीं करना था ईडी को, क्योंकि कानून ही कहता है उसके लिए आपको एफआईआर करना आवश्यक है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये टेक्निकल ग्राउंड पे राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसको डिसमिस किया है। इसके मेरिट पे कोई चर्चा नहीं हुई है, केस के मेरिट पे चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। इसमें सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड पे उसने डिसमिस किया गया और उनको लिबर्टी है को उसको अपने कमी को दूर कर सकते हैं। फ्रेश केस फाइल करके एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया, उसके तहत ये अपना चार्जशीट फाइल करेंगे, आगे कार्रवाई करेंगे। इनके पास ऑप्शन है ईडी के पास, लेकिन शुरुआती दौर में तो झटका है ही ईडी के लिए। बिल्कुल, ये ईडी के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा कि बिना एफआईआर के जो लगातार ये ट्रायल किए जा रहे थे, लगातार पूछताछ की जा रही थी, क्या ये फिर बिल्कुल ठीक साबित हो सकता है? क्या इसको सही माना जा सकता है कि नहीं, कानूनी प्रक्रिया का जो मूल सिद्धांत था या जो सबसे पहला कदम है वो ना पूरा करके लगातार पहले बुलाया गया, पूछताछ की गई, उसके बाद मीडिया ट्रायल भी इसी बहाने होता रहा, लगातार आरोप लगाते जाते रहे कि भाई ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, घंटों तक पूछताछ चली है, उसमें बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा। क्या ये फिर प्रक्रिया ठीक थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कानून की बात करें तो कानून सम्मत प्रक्रिया नहीं थी। कानून का पालन नहीं किया गया, पहले एफआईआर नहीं किया गया, एफआईआर करने के बाद से ईडी को इसमें आगे कार्रवाई करनी थी, जो कि नहीं किया गया। तो ये सारी प्रक्रियाएं गलत हो गई। ठीक है आशीष जी, अब आपका मैं इसमें रिएक्शन जरूर चाहूंगा, क्योंकि लगातार देखिए ये एक ऐसा केस है जिसमें काफी सालों से पैनल्स पर भी चर्चा हो रही है, सार्वजनिक मंचों पर भी इसकी चर्चा हो रही है, इसके लिए कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तमाम पार्टियों ने बुलाई। अब जो एक ये नया एंगल सामने आया है, इसमें आपकी पार्टी का क्या रिएक्शन है? और क्या वास्तव में जो प्रियंका जी बोल रही थी, जो इसके बाद कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने कहा कि जानबूझकर परेशान करने के लिए इसको प्लान किया गया? नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की छवि खराब करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने निर्माण से, यानी जब पूर्व में जनसंघ थी और पूर्व में आरएसएस के लोग थे, तो हमेशा से ही कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने जहर उगला है और तमाम तरह के झूठ देश की जनता के सामने रखे। वो झूठ बहुत सारे हैं, वो 1947 से पहले से ही शुरू कर दिए थे और 1947 यानी आजादी मिलने के बाद भी इन्होंने लगातार कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर तमाम झूठ बोलने शुरू किए। उन झूठ में ये भी एक झूठ शामिल है। हमारे लिए ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये तो बीजेपी के लाखों जो झूठ बोले गए हैं उनमें से एक है। अब सच्चाई ये है कि इसके झूठ की शुरुआत 2012 से और 2025 के बीच में जो तमाम लोगों के दिमाग में एक भ्रम डाला गया, जगह जगह कहा गया कि माँ बेटे बेल पर है, वो जमानत पर है, नेशनल हेराल्ड में करोड़ों रुपए घोटाला हो गया। ये ठीक इसी तरह से जैसे कोल ब्लॉक आवंटन के मामले में कहा गया और तमाम जो जिस तरह से इन्होंने जो 2G और 3G स्पेक्ट्रम की बात करी थी, ये तो मेजर मामले हैं। इसके अलावा तमाम तरह के झूठ। आज मैं इस बात पर आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस पर चर्चा की। झूठ का मुकाबला सच्चाई से होगा, लेकिन ये बीजेपी में कमी है, अच्छी क्वालिटी है या कमी है या की यूएसपी है। ये एक झूठ बोलते हैं, उस पर मुंह की खाते हैं, अगले दिन दूसरा झूठ बोलते हैं, फिर उस पर मुंह की खाएंगे, तीसरे दिन तीसरा झूठ बोलेंगे और अनवरत रूप से लगातार झूठ का कारोबार चल रहा है और ये झूठ की ही सरकार है। अभी झूठ की सरकार अब लूट की भी सरकार बन चुकी है। अब मैं 2 उदाहरण दूंगा। एक, इन्होंने प्रधानमंत्री संग्रहालय से अभी एक आज जानकारी आई है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट गायब कर दिए और वो गायब होने का आरोप भी सोनिया गांधी जी पर लगा रहे हैं कि इन्होंने गायब कर दिए और बाद में उसमें भी झूठ पकड़ा गया है। यानी हर नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनको चुनाव लड़ाया लोकसभा का, बोला गया कि उनके डॉक्यूमेंट बाहर आएंगे तो पता नहीं कौन सा सच निकल के आएगा। डॉक्यूमेंट आया तो कोई भी चीज सामने नहीं आई। पूरा देश जानता है, आप भी जानते हैं कि जवाहरलाल सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में बहुत सारे झूठ बोले गए। ऐसे बहुत सारे झूठ बोले गए सरदार पटेल के बारे में, आज भी बोले जा रहे हैं। कल ही उनकी पुण्यतिथि थी, लेकिन लगातार
इसीलिए बीजेपी के झूठ का मुकाबला लगातार अगर हम सब मिलके भी करेंगे तो भी वो जो इनकी आदत है लगातार झूठ बोलने की, तो वो कहीं पूरी नहीं होगी। ये मामले में कुछ दम था नहीं। एक कंपनी जो अपने सेक्शन 8 में जो कंपनी बनी है, जिसमें प्रॉफिट जो उनके ओनर्स हैं या जो उनके प्रमोटर हैं वो प्रॉफिट नहीं ले सकते, सैलरी नहीं ले सकते, केवल एक सोशल वेलफेयर के लिए वो कंपनी बनी। और उसने उस मुखपत्र का, जो कांग्रेस का मुखपत्र हुआ करता था और आजादी से पहले भी उसका इस्तेमाल होता था अपनी क्रांतिकारियों की बातें और उनके विचार फैलाने के लिए, और पंडित नेहरू जी उसमें खुद संपादकीय लिखा करते थे। उस अखबार को, उसके कर्ज को चुकाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो आर्थिक लेन देन किया वो ओपन फोरम पे किया है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी क्योंकि लगातार झूठ ही बोलते रहे और भारतीय जनता पार्टी का तो ये लगातार काम है, आज 14-15 साल बाद आज उन्होंने मौकी खाई है। अब वो कल निश्चित रूप से, आज तारीख है 16 दिसंबर, 17 दिसंबर को निश्चित रूप से नया झूठ लेकर फिर खड़े हो जाएंगे। इसीलिए दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों ने देश की संसद का इस्तेमाल, देश के लाल किले का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने, और बीजेपी के लोगों ने हर गली मोहल्ले के बाहर हजारों झूठ बोलने का काम किया है। ये बंच ऑफ थॉट नहीं, बंच ऑफ लाइज है, झूठ का गुलदस्ता है। इनके गुलदस्ते में इतने लाखों झूठ हैं कि वो पढ़ते अगर लगातार खोलते रहेंगे तो कुछ निकलेगा। नेशनल हेराल्ड में सच्चाई को सामने लाया गया, सच्चाई सामने आई कि कोई फैक्ट ऐसा नहीं पाया गया कि जिस पर कोई शिकायत या कोई कार्रवाई दर्ज कर सके। लेकिन आप याद कीजिए आलोक जी उस सीन को, जब राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को और रॉबर्ट वाड्रा जी को बुलाया जाता था ईडी के दफ्तर में, पूरे दिन बिना सवाल के बैठते थे, शाम को वापस भेजते थे। हेडलाइन होती थी कि 8 घंटे पूछताछ, 9 घंटे पूछताछ, 10 घंटे पूछताछ। आज बताइए ना कि उसका क्या अर्थ है, आज उसकी भरपाई ये कैसे करेंगे? जिस तरीके से देश के एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को बदनाम करने का काम किया गया, और किस लिए किया गया है? आज प्रधानमंत्री इलेक्टोरल फंड पर बात नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री ने अपना पीएम केयर फंड किया उस पर बात नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री किस तरीके से उन कंपनियों से चंदा ले रहे हैं जो कंपनियां कई घोटालों में या दुर्घटनाओं में या पुल गिरने घटनाओं में प्रयोग हो रही है। यानी कुल मिला के एक पुरानी फिल्म का एक विलेन की तरह से बीजेपी का बर्ताव है, और वास्तव में ये शर्मनाक है। बीजेपी को देश से और कांग्रेस पार्टी से, सोनिया गांधी जी से माफी मांगनी चाहिए।